प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है रोजगार अपार। जी हाँ, सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की कोई कमी नहीं है, अपार संभावना है, अपार रोजगार है। पहले ही 4 लाख सरकारी नौकरियां लोगों को दी जा चुकी हैं, जिसमें से 69,000 शिक्षक भर्ती मामला हो या पुलिस भर्ती बोर्ड का मामला हो, कांस्टेबल को भर्ती दी जाने की बात हो। और इसके अलावा स्वरोजगार की अगर हम बात करें तो सरकार का ये भी दावा है कि उन्होंने लाखों लोगों को ऋण मुहैया कराया है और वो स्वरोजगार लेकर के आगे बढ़े हैं। उन्होंने ना सिर्फ अपना रोजगार आगे बढ़ाया है बल्कि तमाम और लोगों को भी रोजगार दिया है। मनरेगा ने भी रिकॉर्ड बनाया है, ये भी सरकार का दावा है। और इसके साथ ही साथ एमएसएमई को लेकर के भी सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि 50 लाख नौकरी से लेकर के 1 करोड़ नौकरी देने की वहाँ पर बात है और लगातार ये सिलसिला वहाँ पर जारी है। तो अब सवाल ये उठता है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर ये सब इतना सरकारी नौकरी सब कुछ नौकरी मिल रही है तो भी बेरोजगारी का आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रोजगार कहाँ है। सरकार कह रही है रोजगार के अपार संभावना है, रोजगार अपार है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभालने के बाद प्रदेश में निवेश बढ़ाने के जो प्रयास शुरू किए थे, अब उसके परिणाम दिखने लगे हैं। खास तौर पर एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो पिछली सरकारों की तुलना में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। इस मामले में योगी सरकार का महज 4.25 साल का कार्यकाल सपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर भारी पड़ा है। योगी सरकार ने एमएसएमई को अखिलेश सरकार के करीब दोगुना से अधिक लोन दिया है। देश में उत्तर प्रदेश की पहचान तेजी से आगे बढ़ते प्रदेश के रूप में हो रही है और इसकी मुख्य वजह प्रदेश में कार्यरत 8,07,537 एमएसएमई इकाइयां भी हैं। बदले माहौल में एमएसएमई इकाइयों ने न सिर्फ कारोबार को बढ़ाया है बल्कि करीब 30 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए हैं। योगी सरकार में वित्त वर्ष 2017-18 में 46,594 करोड़, 2018-19 पे 57,808 करोड़, 2019-20 में 71,080 करोड़ और 2020-21 सितंबर तक 36,972 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। जबकि अखिलेश की सरकार के दौरान एमएसएमई को वित्त वर्ष 2012-13 में 13,248 करोड़, 2013-14 के दौरान 19,249 करोड़, 2014-15 में 22,439 करोड़, 2015-16 में 22,996 करोड़, 2016-17 में 28,136 करोड़ रुपए का लोन दिया है। एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि सीएम योगी ने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 21 विभागों की नीतियों में बदलाव करने के साथ ही कानून व्यवस्था सहित कई अहम पहलुओं पर काम किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में यूपी दूसरे पायदान पर आया है। कोरोना काल में भी सीएम योगी ने 4 बार मेगा लोन मेला लगाकर उद्योगों को लोन बांटे। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर एमएसएमई को लोन दिया गया। टेलीकॉम, आवास, सड़क निर्माण, ट्रांसपोर्ट और स्मार्ट सिटी आदि में अच्छे काम हुए हैं, जिस कारण एमएसएमई को भी सरकार की ओर से काम मिला है, जिसके चलते प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ,
और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। नागेंद्र सिंह राठौर साहब जुड़ चुके हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है राठौर साहब आपका। शशांक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। गजराज सिंह जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ और एक सीपी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डीन है लॉ यूनिवर्सिटी के, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो से विनय पटेल भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, आपका भी बहुत स्वागत है विनय पटेल जी। सीधा रुख करेंगे नागेंद्र सिंह राठौर साहब का। राठौर साहब, दावे आपके हैं कि अपार रोजगार है, क्या कहेंगे आप? स्वयं ही कि 69,000 टीचरों की भर्ती हुई है। ये आपने केवल बेसिक शिक्षा के आंकड़े बताए हैं, इसमें माध्यमिक शिक्षा के भी हैं। इन सबको अगर आप जोड़ करके और लेक्चरर के भी हैं, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो लगभग 1 लाख टीचर की भर्ती हुई है। 1,37,000 पुलिस की भर्तियां हुई हैं। 4,000 के करीब 3209 ऑपरेटर भर्ती हुए हैं। मतलब इस तरीके से अगर आप तमाम विभागों की नियुक्तियों की अगर संख्या जोड़ेंगे तो लगभग ये 4 लाख के आसपास पहुंचती है। अब इन लोगों को इसमें भी रोजगार नहीं दिखाई देता है। ठीक ये उसी प्रकार से एक्चुअली में विश्वकर्मा जी है क्या? मोदी जी ने सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी उन्हीं योजनाओं को क्रियान्वयन सही सुचारू रूप से जो करते दिख रहे हैं। इससे विपक्षियों के होश उड़े हुए हैं और इन्हें कोई जमीन नहीं मिल रही है। इसलिए ये एक सिर्फ विरोध करने की दृष्टि से, मीडिया में अपने को दिखाने की दृष्टि से केवल एक विरोध का कार्य कर रहे हैं। वरना जरा ये विरोध वाले अपने ये देखें कि जब इनकी सरकारें थी तब रोजगार की क्या स्थिति थी और कितने रोजगार दिए गए। अभी आपने पूर्व की जो सरकार थी उसके विषय में अगर आप देख लें तो चयन आयोग की तमाम भर्तियों में सफेदा लगा करके किस तरीके से नियुक्तियां हुई हैं, जबकि हमारी सरकार में हर नियुक्ति पारदर्शी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कैंप करा करके और नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, आप जरा इसकी खोजबीन कर लीजिए। कहीं इस तरीके की अंधेरगर्दी या कहीं धांधली कहीं आपको मिली है? इन सारे कामों से योगी जी का बढ़ती हुई जनप्रियता, भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार, इससे इन सारे विपक्षियों के होश गायब है। इसलिए ये केवल ठीक है, ठीक है सर, इसलिए ये केवल विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। ठीक है, विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। शशांक यादव जी, नागेंद्र सिंह राठौर जी कह रहे हैं कि आप लोग विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। विरोध के नाम पर विरोध क्यों? जिस चीज जो गलत है उसको गलत तो हम बोलेंगे ही। और केवल आंकड़ों की बात करूं तो विधान परिषद में भी और विधानसभा में भी विधायक जी अच्छी तरह जान रहे होंगे। हम लोग थे मेरे भी सवाल के जवाब में, और वहां पर 7 फरवरी 2020 का स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जवाब है। 7 फरवरी 2020 डेट इसलिए कह रहा हूँ कि कोरोना काल के पहले का है। वो 58 लाख का रजिस्ट्रेशन था बेरोजगारों का उत्तर प्रदेश में, और 2018 के मुकाबले 58% की वृद्धि हुई उसमें। मैं तो बड़ा सीधी बात कह रहा हूँ कि अगर उसी को बेस मान ले हम, जो सरकार का जवाब है, तो 4 लाख नौकरी आप बता रहे हैं, तो 2 फरवरी का ही हम आंकड़ा मान लें तो 54 लाख तो अभी भी बचे हुए। पहली बात। दूसरी बात, जिन परीक्षाओं की बात माननीय विधायक जी ने भी कही है, कौन सी ऐसी परीक्षा योगी जी की सरकार में ऐसी हुई है जिसमें पर्चे आउट नहीं हुए? अभी अध्यापकों की जी कर लीजिए। लगता है शशांक जी की आवाज हम तक नहीं आ रही। शशांक जी अपना म्यूट खोल दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए पहले तो जी। चाहे अभी हाल ही में वो आक्रोश नजर आया जब बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी की सीट पर स्नातकों का चुनाव हुआ, तो उसमें वहां पर भाजपा का प्रत्याशी हारा, इलाहाबाद में प्रत्याशी हारा, जो कि सेंटर माने जाते हैं नॉलेज के।
मेरा मानना है कि ये सरकार प्रचार पे ज्यादा यकीन कर रही है और असलियत में ऐसा नहीं। ठीक है गजराज सिंह जी, आप ठीक है गजराज सिंह जी, आप क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हमारे वरिष्ठ साथी हैं, आज रूलिंग पार्टी में विधायक भी हैं, जो वो आंकड़े बता रहे हैं कितने कार्यान्वित हुए हैं, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, ये भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें से आधे लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ज्वाइन कर पाए हों अभी तक, कहीं कोर्ट में अटके हुए हैं, कहीं नतीजे रुके हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि चौहान साहब जिस बात को कह रहे हैं कि मेरे तो सोच से परे की बात है। कितने सारे लोगों को इन लोगों ने, मैं कहता हूं जो संविदा के लोग थे, क्यों नहीं संविदा वालों को इन लोगों ने परमानेंट करने की कोशिश की। वो तमाम लोग आज भी सड़कों पर हैं और चाहे विधानसभा का घेराव करें, चाहे इलाकों में घेराव करें, लेकिन वो पूरी तरह से बेरोजगार हैं। और चौहान साहब को भी चाहिए कि सरकार के अंदर प्रेशर बनाएं कि उन लोगों को रोजगार मिले। और ये तो चौहान साहब आपके सामने भी है कि पूरा हिंदुस्तान दिल्ली की सड़कों पर पड़ा हुआ है बाहर। जो हालात आज बने हुए हैं वो आपके सामने है और आप भी किसान के बेटे हैं, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं समझता हूं कि झूठ के पुलंदों के अलावा और कुछ नहीं है। जितनी नौकरियों के बारे में, रोजगार के बारे में चौहान साहब ने आंकड़े पेश किए हैं, मेरा भी तजुर्बा है कि 50% लोग भी ढंग से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं अभी तक। ठीक है गजराज जी, ठीक है गजराज जी। विनय पटेल जी क्या कहेंगे आप? देखिए सर, बस मैं तो इतना कहना चाहूंगा, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा है, ये आंकड़े किताबी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सरकार 2017 में जब ये चुनाव की तैयारी कर रहे थे, मैं स्टेप बाय स्टेप 2020 तक इनकी हकीकत बताना चाहूंगा। 2011-12 में बीएड टीईटी के लगभग 72,000 वैकेंसियां आई, जिसे अखिलेश यादव ने 5 सालों तक झेलाए रखा। और तब इनके मंत्री और इनके नेता दौड़ दौड़ के छात्रों से क्या कर रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें आप देखिए 2011 के टीईटी पास छात्रों की तत्काल नियुक्ति होगी, डॉक्टर महेंद्र। उसके बाद फिर बीएड टीईटी रोजगार की लड़ाई अब लड़ेगी भाजपा, केशव प्रसाद मौर्य। उसके बाद आप देखिए फिर केशव प्रसाद मौर्य टीईटी के धरने प्रदर्शन में भी शामिल हो रहे हैं। आपके ही चैनल ने दिखाया कि 290 करोड़ रुपए टेट के फीस के नाम पर जमा कर लिए गए। और वो छात्र और नौजवान आज भी आप ट्विटर पे देखेंगे, सड़कों पर देखेंगे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और उसके बाद 2017 से लेकर 2020 के बीच उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने की, नौकरी देने की जिम्मेदारी है, उस अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 82 में से 56 पद रिक्त हैं। और 2017 से 2020 के बीच में जो 22 युवा कल्याण विभाग के माध्यम से 22 भर्तियां निकाली गई, उसमें 11,000 पद से, जिसमें 51 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, जिसमें 1020 करोड़ रुपए सरकार को परीक्षा देने से लेकर फॉर्म अप्लाई तक दिए गए। उसके बाद मैं 2018 में मैं आपको बताना चाहता हूं, 2018 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में रिक्त 11,000 दरोगा के पदों को भरा जाए। इनके गृह सचिव ने तत्काल उसके बाद कोर्ट को यह बताया कि हर साल हम 22 से 2300 दरोगा भर्ती को कंफर्म कराएंगे। आज तक एक भी भर्ती कंफर्म नहीं हुई। 2018 में सबसे मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, 2018 में इन्होंने बीडीओ की वैकेंसी निकाली। उस बीडीओ की वैकेंसी निकालने के बाद उसका पेपर कराया गया, 2019 में उसका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उसमें कुछ अनियमितताओं के कारण उस वैकेंसी को रोक दिया गया, उसमें एसआईटी बैठा दी गई। और जब वो छात्र आज सड़क पर अपनी मांग को, अपनी नौकरी को लेने के लिए योगी जी के दरबार में मत्थे टेक रहे हैं, तो उनको लखनऊ के सड़कों पर लाठियों से पीटा जा रहा है और भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। ठीक है, तो जो नौजवान आपको 2017 का समय दिया था, आपको बैठाया है, वो नौजवान 2022 में आपको कमंडल लेके गोरखपुर भेजने का काम करेगा। ठीक है, कमंडल लेके गोरखपुर भेजने का काम करेगा। प्रोफेसर सीपी सिंह साहब, आपने सारी राजनीतिक पार्टियों को सुन लिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया, और मुझे लगता है यह प्रतिक्रिया बहुत ही मौजूद होने जा रही है। आदमी नहीं हूं,
राजनीतिक प्रत्यारोप आरोप में नहीं जाऊंगा। बात यह है कि रियलिटी तो यह है कि कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, बेरोजगारी समाप्त नहीं कर सकती है। उसका कारण यह है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरियां मिलें, वही जो रोजगार है, और सरकारी नौकरियों में हमको काम न करना पड़े। तो पढ़ने लिखने वालों की संख्या तो आप जानते हैं कितने कॉलेजेस खुले, हजारों की संख्या में कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, उससे जो है बेरोजगारी समाप्त नहीं। हाँ, सरकार का जो काम है वो आयोगों में जो काम हो रहा है, अब मैं राठौर जी की इस बात से सहमत हूं कि इधर जो कार्य हुए, मैं कमीशनों में जाया करता हूं तो काम निष्पक्षता से तो हो रहा है, लेकिन अब यह कि तेजी है कि नहीं है, वो न्यायालय आ जाते हैं बीच में, उसमें किसी सरकार का, चाहे वो पिछली सरकार रही हो, चाहे ये सरकार हो या आने वाली सरकारें रहे, उसमें उनका कोई दोष नहीं होगा। बस ये जरूरत है कि पॉलिसी ऐसी बनाए कुछ जिससे एजुकेशन सिस्टम कुछ सुधरे, लोगों को श्रम के प्रति सम्मान मिले। आज स्थिति क्या है, जिन नौकरियों में मेहनत है उसको लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। उड़ीसा में एक जिला है जिसमें लोग जो है प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इन सब कामों को जो है कर रहे हैं। सरकार ने भी उनकी प्लेसमेंट जो है 5 लाख से 30 लाख तक का हो रहा है। सरकार ने भी इस तरीके से कदम उठाए हैं। तो सरकार को चाहिए कि लोगों को एम्प्लॉयबल बनाए। ये फर्जी जो है हजारों करोड़ों की संख्या में डिग्री बट रही है, उनको कोई सरकार जो है नहीं दे सकती नौकरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है टीपी सिंह साहब। नागेंद्र सिंह राठौर साहब, आपसे एक निवेदन करेंगे। नागेंद्र सिंह राठौर साहब, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आपसे एक निवेदन करेंगे, आप अपने मोबाइल की तरफ देखिए और हमारी तरफ देख करके बात करिए। जी, आपने सभी लोगों को सुना। यहाँ पटेल साहब कह रहे हैं कि ये आंकड़े फर्जी हैं, मौसम गुलाबी है। प्रदीप जी, क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं एक को जवाब दूंगा। घनश्याम जी कह रहे थे कि माननीय स्वामी प्रसाद जी ने जो आंकड़े पेश किए हैं, मैं पहले इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप सरकारी नौकरियों की बात करते हैं कि रोजगार की बात करते हैं? अगर सरकारी नौकरियों की बात करते हैं तो आप हमारी सरकार की जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी, अभी आपके एक्सपर्ट हैं सीपी सिंह साहब ने भी ये स्वीकार किया है कि उसमें पारदर्शिता बरती गई है। इनकी सरकार में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें नागेंद्र सिंह साहब, बात यहां पर ट्रांसपेरेंसी की नहीं है, बात तो पहले रोजगार देने की है। कितना रोजगार दिया? सरकार कह रही है कि 4 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया, लेकिन विपक्ष कह रहा है 4 साल में 4 लाख रोजगार। वीडियो म्यूट हो गया है। नागेंद्र सिंह जी का वीडियो म्यूट हो गया है। नागेंद्र सिंह जी, अपना म्यूट को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए नागेंद्र सिंह जी के पास दोबारा से जाएंगे। सीपी सिंह साहब का रुख करेंगे। सीपी सिंह साहब, आपने कहा कि इतने लोगों को रोजगार दिया नहीं जा सकता, करोड़ों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है सर कि हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है कि वो पढ़ लिख करके एक आदर्श नौकरी पाए और वो अपना और अपने परिवार का पालन करे। इसमें बुराई क्या है सर? सरकार को ऐसे एवेन्यूज खोलने चाहिए जिससे नौकरी मिले लोगों को। और आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, हर सरकारी कर्मचारी निकम्मा नहीं होता, कुछ लोग होते हैं और वो हर क्षेत्र में है। हर आदमी निकम्मा नहीं होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार को चाहिए कुछ ऐसे सेंटर्स खोलें जो बच्चे जो शुरुआत में ही उनके दिमाग में जो है ये बन जाए कि हमको क्या करना है। होता क्या है, बच्चे जो है इंजीनियरिंग कर लेंगे, फिर एमबीए करेंगे, फिर एलएलबी करेंगे, फिर उसके बाद कोई और डिग्री लेंगे, तो अब उनके बाद वो खुद ही नहीं तय है कि वो किधर जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में भी चाहे जिस क्षेत्र में हो, यदि मेहनती आदमी है तो जरूर निकलेगा, मेहनत करनी होगी। अब मैं आपसे फिर तो वही सवाल दोहरा रहा हूं सर। नहीं, अब मैं आपसे फिर तो वही सवाल दोहरा रहा हूं सर। क्या नहीं लगता कि पॉलिसी इस तरह से बननी चाहिए कि सबको रोजगार मिले
और आप चाइना को देखिए, चाइना की जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफी है, उसको उसने कैसे डिविडेंड में तब्दील किया। हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसा ही सिस्टम बनाना चाहिए कि जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन जो है मुश्किल से 5% 10% लोगों को दी जानी चाहिए। ये वाली जो एजुकेशन हाई स्कूल के बाद जो है हमको 11th में जो पढ़ रहे हैं उनको ये मैन्युफैक्चरिंग में ले जाएं, 12th में पढ़ रहे हैं कुछ और ग्रेजुएशन में, इस तरीके से कुछ है। जब हम वो डिग्री लेकर निकले तो इतना वो काम कर चुका हो कि उसको 10-5 करोड़ या 10-5 लाख रुपया जो है हम सरकारें दे सकें। इस तरीके से कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए, तभी खुशहाली देश में आएगी जी। सरकारी नौकरी से नहीं, खुशहाली देश में आएगी जी। नागेंद्र सिंह जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। नागेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। नहीं अभी आपने पूरी बात नहीं होने दी। नहीं, आप म्यूट पर चले गए थे सर, मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा था। मोदी जी ने अभी लोकल को ग्लोबल बनाने का जो कार्यक्रम चलाया है, उसमें क्या रोजगार नहीं सृजित होंगे? उसमें हम ऐसे लोगों को रोजगार देने में सक्षम होंगे जो आज रोजगार मांगने का काम कर रहे हैं। और इसी तरीके के, इसीलिए तो मैं आपसे ये कह रहा था कि रोजगार और सरकारी नौकरी ये अलग अलग विषय है। इन सबको रोजगार से जो हमारे एमएलसी उसकी विधान परिषद की रिपोर्ट बता रहे थे, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर्ड हुए वो संख्या थी। तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कौशल विकास के अंतर्गत, कौशल मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने उनको कार्ड देने का काम किया है। और जहां तक किसानों की बात हमारे कांग्रेसी भाई कर रहे थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। नागेंद्र सिंह जी, किसानों की बात हम बाद में कर लेंगे, हम रोज बात करते हैं। मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं। नहीं, आप पहले मेरी एक बात समझ लीजिए। नहीं, किसान की बात करेंगे तो बड़ा दूर तक चले जाएंगे। आप मेरी एक बात समझ लीजिए। मैं आपसे एक सवाल समझना चाह रहा हूं। आपको नहीं लगता कि क्या हर व्यक्ति को एक आदत नौकरी पाने की तमन्ना होती है और उसको वो नौकरी मिलनी ही चाहिए? क्या आप हर आदमी को क्या टर्नर, फिटर और कौशल विकास करके, यही आप जैसे मैकाले की नीति थी उसी मैकाले की नीति पर ले जाना चाहते हैं क्या? अभी 69,000 टीचरों की भर्ती हुई, कहाँ कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत आई क्या? 1,37,000 पुलिस की भर्ती हुई, कोई गड़बड़ी की शिकायत आई क्या? जो सक्षम थे, जो क्वालिफाइड थे, उनको, जो उसकी पात्रता रखते थे, उनको उसमें लिया गया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। माननीय मोदी जी और योगी जी ने ऐसी तमाम योजनाएं चलाई हैं जिनसे हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं। दूसरे लोग, नागेंद्र जी, जब प्राइवेट पे नौकरी मिल रही है, नागेंद्र जी सवाल सुन लीजिए, जब प्राइवेट पे नौकरी मिल रही है, हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्टों की इतनी कमी है, डॉक्टरों की इतनी कमी है, आखिर ये सब क्यों नहीं बन जाते? क्यों तो ये युवा सड़कों पर घूम रहे हैं? अभी कोई 2017 के बाद नहीं पैदा हुई, इससे पहले भी हुई थी। अभी भी रेशियो 1000 पर सर, अभी भी रेशियो 1000 पर एक डॉक्टर है। कितने मेडिकल कॉलेज चलाए गए हैं, कितनी मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, तो इसमें थोड़ा समय दीजिए, आपको इसका भी समाधान मिलेगा। योगी जी और मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है इन नेताओं की तरह। ठीक है, इनके जो दलीय नेता है। शशांक जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी शशांक जी, अपनी बात रख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये बात विधायक जी सही कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी, और ये सारा आदमी जान रहा है कि सरकारी नौकरी सबको देना संभव नहीं है, बात उसकी नहीं हो रही है। मैं 1 मिनट आपका लूंगा। जैसे आप रोजगार के अवसर के लिए, आपने एक उदाहरण दिया था अभी अपनी बातचीत में खुद प्रदीप जी, कि चीन ने वहां पर मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट से लगा दिया। इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए। आज ही मैं देख रहा था, ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट को देख रहा था, उत्तर प्रदेश में बिजली का इंडस्ट्रियल उपभोग मात्र 16% है, जबकि महाराष्ट्र और दूसरे जो विकसित तेलंगाना वगैरह है वहां पे 34% और 36% बिजली जो पैदा हो रही है वो। आप कुछ आंकड़ों की बात कर रहे थे जो विधानसभा में आपको मिले थे। लंबा लग जाएगा। मैंने कहा था कि कोरोना काल के पहले सरकार का जवाब था कि कोरोना काल से पहले 58 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं।
मैं ये कह रहा हूं, और ये बड़ा ये कोरोना काल में मैं उस आरोप प्रत्यारोप में नहीं जा रहा हूं। मैंने जो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि चीन ने कैसे निपटा, मैं उस चीज को कहना चाह रहा हूं कि बिजली की खपत एक उदाहरण होता है कि नागेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं अभी। जी नागेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं अभी। जी बिजली की खपत बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल में हम 16% पे जो न्यूनतम सड़कों का एक्सप्रेसवे का उदाहरण इन्होंने दिया कि सब सड़कें बनाती हैं, जरूरी चीज है। एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हम 65% जमीन का काम कर चुके थे वो अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए, 5वां साल होने जा रहा है। अरे काहे को गुमराह कर रहे हो गंजाम जी? हम क्यों कर रहे हो? मैं बात खत्म कर रहा हूं। मैं बात हाँ? नहीं, आप जवाब दे दीजिएगा, मैं अपनी जगह। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं कि ना तो सड़कों का काम कंप्लीट हो पा रहा है, ना बिजली के उपभोग के लिए उद्योगपति आगे आ रहे हैं। आपने निजी क्षेत्र को ही मान लिया कि हम जितना निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे वो रोजगार को देगा। निजी क्षेत्र कभी भी वो रोजगार देने के लिए या धर्मशाला खोलने नहीं आया है। अपने यहाँ एक कृषि आधारित क्षेत्र है, फूड प्रोसेसिंग जैसे उत्पादन है, इनको अगर हम दे तो यहाँ पर असीमित संभावनाएं रोजगार से लगाने की है। बात यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप नहीं है। आपने एक सुझाव मांगा, मैं आपसे के सुझाव की बात बता रहा हूँ कि जो ठीक है शशांक जी आपने सुझाव की बात बता रहा हूँ। ठीक है शशांक जी आपने सुझाव दे दिया। शशांक जी आपने सुझाव दे दिया और मुझे भी सुझाव मिल रहा है ब्रेक पर जाने का। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे गजराज जी से के पास चलेंगे और विनय पटेल जी के पास भी चलेंगे और उसके बाद नागेंद्र सिंह जी के पास दोबारा चलेंगे, जवाब लेंगे और सीपी सिंह साहब से समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या अब प्राइवेट नौकरी को ही नौकरी माना जाएगा या कौशल विकास से जो विकास हो रहा है, जो टर्नर फिटर बन रहे हैं, क्लर्क बन रहे हैं, क्या इसी को ही रोजगार माना जाएगा या हम वैज्ञानिक और IITians और आपके डॉक्टर और इंजीनियर भी पैदा करेंगे या दूसरे बड़े रोजगार भी पैदा करेंगे। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है
और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गजराज सिंह जी का रुख करेंगे। गजराज सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि हजारों करोड़ों का लोन दिया गया, एमएसएमई में करोड़ लोगों से ज्यादा को नौकरी दी गई, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि जो प्राइवेट नौकरियां हैं वही नौकरियां होंगी, उन्हीं को ही रोजगार गिना जाएगा? गजराज जी, गजराज जी वही साथी हैं और मुझे लगता है मैं थोड़ी सी उनसे कहना चाहता हूं कि कितने ही लोगों को जबरदस्ती इस सरकार ने वीआरएस दे दिया, उन लोगों को हटा दिया गया। मनरेगा की जिस काम की बात करते हैं वहां पर मशीनों से काम हो रहा है, मजदूरों से काम नहीं हो रहा। नहरों की सफाई मशीन से हो रही है, मजदूर ने AWD की बनाई जाती थी, सारा का सारा मशीन से सब कुछ मिक्सिंग हो रहा है, मजदूरों से काम नहीं हो रहा है। गजराज जी, अगर मशीनों से काम हो रहा होता, मनरेगा में लोगों को काम नहीं मिल रहा होता, तो आज मजदूरों की दिक्कत ना होती। आज खेत खलिहान में मजदूर नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी बड़े लोकसभा में विधानसभा में बोला करते थे कि ये बेकार योजना है। मैं कह सकता हूँ इस बड़ी परेशानी के अंदर मनरेगा ही काम आई है। नहीं, लेकिन वो ढोल पीट तो रहे ना इस बात का, और लगातार फंड दे रहे, फंड बढ़ा भी रहे हैं। 40,000 करोड़ से बढ़ा करके 60,000 करोड़ हो गया था जी। उसके अंदर भी जगह जगह शिकायतें मिल रही हैं कि वहां पर भी लोग अभी भी मशीन आदि से कामकाज कर रहे हैं, मजदूरों को नहीं दे रहे हैं काम। जी नागेंद्र सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। जी नागेंद्र जी, इसलिए हम इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, ये आपके ही नेता ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 20 पैसे गांव में पहुंचते हैं। नागेंद्र जी, और आज सुन लीजिए, नागेंद्र जी, तब से लेकर के नदी में बहुत सा पानी बह गया। 91 की बात है वो, 30 साल हो गए सर, 3 दशक हो गए सर। पैसा दिल्ली से चलेगा, 1 रुपया जोड़िए तो लाभार्थी के खाते में पूरा जाएगा, ये व्यवस्था कर दी है। इसलिए गजराज सिंह जी का ये आरोप, मैंने पहले आपको बताया कि इन लोगों के जो भी आरोप है वो ये सबके सब योगी जी और मोदी जी की जनपीड़ा से घबराए हुए हैं, इसलिए इस तरीके की बात करते हैं। सुनिए भाई साहब, सुनिए, आप पहले धैर्य करिए, हम आपके समय पर चुप रहे, अब आप सुनने का भी थोड़ा सा धैर्य करें। मेरा आपसे ये कहना है कि आपके नेतृत्व में तो कोई दम रही नहीं। यहाँ तक स्थिति ये आ गई कि कल आपका स्थापना दिवस था और आपके तथा कथित राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें आप बनाने जा रहे हैं वो स्थापना दिवस से गायब थे। खैर ये आपका अपना मामला है, लेकिन आपके नानी की तबीयत खराब मामला है। अरे सर, वो नानी की तबीयत खराब है, नानी जी को देखने गए। यही गंभीरता है विदीप जी, यही गंभीरता है। मोदी जी 133 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं। मोदी जी 133 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं और ये लोग केवल अपने परिवार को ही परिवार मानते हैं। इस नेतृत्व में ऐसी सोच होगी वो समाज, देश और देश के नागरिकों का कोई भला नहीं कर सकता। इस देश का भला अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी जैसा नेतृत्व ही कर सकता है। ठीक है गजराज सिंह जी, गजराज सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी आरोप लगा रहे हैं 91 में राहुल। ठीक है नागेंद्र जी जवाब ले लें। नागेंद्र जी जवाब ले लेते हैं गजराज सिंह जी से। गजराज जी जरा गांव में जाकर के देखिए, गांव में कितने किसान संतुष्ट हैं मोदी जी और योगी जी से। आप जरा गांव का सर्वे करके देख लीजिए। ये कुछ जो नेता आपने भड़का रखे हैं ना, जो गलत वाहिनी का शिकार हो रहे हैं, 36 साल से गाँव में जाता हूँ, समझे? मुझे मैं भी गाँव हाँ, तो गांव में जाकर के देखिए कि गांव के किसान क्या कह रहे हैं। गांव के किसान को योगी जी की नीतियों पर और मोदी जी की नीतियों पर भरोसा है। हम आपको बता रहे हैं, मोदी जी और योगी जी की नीतियों पर भरोसा है गांव के किसान को। इसलिए आपको नागेंद्र जी,
आप अभी पश्चिम का ही आपसे एक सवाल है भाई, आपसे एक सवाल, गजराज सिंह जी आपसे एक सवाल है भाई। नागेंद्र जी एक मिनट शांत हो जाइए। नागेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास दोबारा से। गजराज जी, नागेंद्र जी कह रहे हैं कि 1991 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी ने कहा था कि जब ऊपर से 1 रुपया चलता है तो नीचे 15 पैसे पहुंचता है, यानी कि आपके समय में भ्रष्टाचार चरम पर था। क्या कहेंगे आप? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने योजना बनाई और वो ग्राम प्रधानों को मजबूत किया, जिला पंचायत को मजबूत किया, वो सारा का सारा काम उनको दे दिया गया और इनके समय में वो सारा काम चौपट भी हो गया है, जिसकी बातचीत भाई साहब कर रहे हैं। बड़े सम्मानित है हमारे। मैं कहना चाहता हूँ कि किसान के बारे में, जिस किसान की बात कर रहे हैं, अगर ये जाएंगे किसान की बात नहीं करेंगे आज, किसान की बात नहीं करेंगे आज, किसान की बात कल करेंगे। कल दोनों की मीटिंग है। आज हम रोजगार की बात कर रहे हैं। विनय पटेल जी का रुख करेंगे। विनय पटेल जी, और हम कभी में तो 10 साल तक थी सरकार आपकी, 2004 से लेकर के 2014 तक। अब तो योगी जी ने झाड़ू लगा दिया है। योगी जी ने कोरोना काल में प्रदेश की जो सेवा की है, जो लोकप्रियता हासिल की है, अब आप लोगों को कभी नहीं आना है। आपको सब मालूम होगा 2022 में पहले देख लेंगे। नागेंद्र सिंह राठौर जी, नागेंद्र जी, अगर 1991 में 15 पैसे नीचे पहुंचता था तो इस समय हमारा देश एशिया में भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। क्या कहेंगे आप? ये रिपोर्ट कहती है और हम नहीं कह रहे। में आप डिस्कस कर रहे हैं, आप उठा करके देख लीजिए। मैं आपसे 2 चीजें बातें करना चाहता हूँ। आज की किसान का एक पैसा, चाहे उसकी MSP से खरीद की गई हो, चाहे उसकी किसान सम्मान निधि हो, चाहे उसकी गैस सब्सिडी हो, चाहे उसका मनरेगा में आया हुआ पैसा हो, चाहे किसी योजना में मिला हुआ लाभ हो, सीधा उसके खाते में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मैं आपसे यह प्रश्न करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विनय पटेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ विनय पटेल जी। प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है नागेंद्र जी, आपकी बात हो गई। विनय पटेल जी थोड़ा युवा है, उनकी बात भी सुन लीजिए जी। एक मिनट जरा विनय पटेल जी को ये जो एक शेर भी सुनाया था, इसलिए उन्हें शेर शायरी सुनानी चाहिए, इसलिए कि इनकी पार्टी ने दिल्ली में क्या किया है जरा उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। आपके पास विश्वकर्मा जी निकालिए, दिल्ली में कितने डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में है, कितने नियुक्त है, कितनी जनसंख्या पर है, और उसके बाद जरा उत्तर प्रदेश से तुलना करिए। और कोविड में जो हाल, 1 मिनट जवाब दे रहे विनय पटेल जी, आपको सुन लीजिए सर जी। गुणात्मक तुलना करके देख लीजिए। सर हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम किसान और कोविड की बात नहीं कर रहे हैं। विनय पटेल जी, प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि उत्तर प्रदेश में 2017 में आदित्य योगीनाथ जी की जब सरकार आई, इन्होंने हर साल 13,000 रोजगार देने का वादा, 13 लाख रोजगार देने का वादा किया था। अगर मैं विधायक जी की बात मान लूं कि आपने 4 साल में 4 लाख रोजगार दिया, मैं मान लेता हूं कि सही है, तो इसके बाद भी ये कहां सही साबित होते हैं, ये कहां अपने वादे पे खड़ा उतरते हैं? मतलब वो भी एक जुमला था जी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 2017 से 2020 के बीच में जो भर्तियां हुई हैं उसमें पारदर्शिता बरती गई है। आप मुझे बताइए 2018 में जो बीडीओ की भर्ती आई और भर्ती कंप्लीट होने के बाद उसमें अनियमितता पाए जाने के बाद उसमें SID लगा दी जाती है, और आप तीसरी बात कहते हैं। 1 मिनट सर, शांत रहिए। आपको पूरा समय दिया गया, आपको पूरा समय दिया गया। और तीसरी बात आपने कहा, विधायक जी ने तीसरी बात कही कि उत्तर प्रदेश में सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। मैं मानता हूं आपकी बात कि आप 100% सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन आप मुझे बताइए जो 11-12 में टेट अभ्यर्थियों से आपने वादा किया था, क्या वो जुमला था? जो आपने आशा बहुओं को परमानेंट करने का वादा किया था, क्या वो जुमला था? जो आपने रोजगार सेवकों को परमानेंट करने का वादा किया था, क्या वह जुमला था? जो आपने शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने का वादा किया था, क्या वो जुमला था? तो कुल मिला जुलाकर प्रदीप जी, ये सरकार 3 साल से सिर्फ लफ्फरबाजी पे चल रही है। ये इस सरकार के मंत्री आते हैं, कहते हैं हम नाली से गैस पैदा करेंगे, चलिए ठीक है,
ये कभी गणेश जी को दूध पिला देते हैं, ये कभी जिस महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं उसी के छत पे देश विरोधी नारे लगाते हैं, और जब कहीं चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। नौजवानों को नौकरी देने के नाम पे मैं आपको असलियत वाकिफ करा दूं, 2017 से लेकर 2020 में योगी सरकार ने एक भी वैकेंसी निकाल के कंप्लीट नहीं की है। नहीं भाई, तो तीन सालों में सिर्फ ठगने का काम किया है योगी सरकार ने। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। 69,000 भर्तियां जो शिक्षकों की थी वो कब निकली थी? वो पूरी हुई है। वो कब निकली थी? जो भी अभी निकली है भी पूरी हुई है। मैं ये कह रहा हूं 2017 के बीच से 2017 से 2020 के बीच में इन्होंने कितनी वैकेंसियां निकाली और उसको कंप्लीट कराया? मैं बता तो रहा हूं उसको 11,000 दरोगा की भर्ती नहीं कंप्लीट करा पाए, 6,000 वीडियो की भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती हुई, पुलिस भर्ती बोर्ड बनी है, लगातार वहां पर पुलिस भर्ती बोर्ड में भर्तियां हो रही हैं, शिक्षकों की भर्ती हुई। सर वो भर्तियां 2017 के पहले की निकाली गई थी, जिस भर्ती को निकाली गई थी, लेकिन भर्ती तो अब गई ना। लेकिन 2017 से 2020 में इन्होंने कितनी इन्होंने कंप्लीट किया? और जो इन्होंने दूसरी बात प्रदीप भाई बिना जी एक सवाल सुन लीजिए, अगर पिछली सरकारों ने भर्ती पूरी नहीं की तो इस सरकार ने कम से कम ये काम तो किया, 69,000 शिक्षकों को भर्ती तो दिया ना। और वो मैं ये जानना चाहता हूं कि 2017 से 2020 में कितनी वैकेंसियां निकाली गई और वो कंप्लीट की गई, मुझे इसका जवाब विधायक जी देंगे। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, आप लोग जो प्रदीप जी आपने कहा कि 4 लाख रोजगार दिया गया, स्वरोजगार दिया गया, सरकारी 4 लाख सरकारी नौकरी दी गई। भाई सर सब लफड़बाजी है, सिर्फ फाइलों में है, हकीकत कहीं पे कुछ नहीं है। बिना पटेल जी, मैं विधायक जी जानना चाहूंगा वो हकीकत क्या है, हकीकत वो उस नौकरी के बारे में उसकी डाटा मुझे बता दें। एक चैनल का संपादक होने के नाते मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, कोरोना के टाइम में इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में हमने 1 करोड़ नौकरियां दी जी, और वो नौकरियां हमने मनरेगा के तहत दी। तो विधायक जी शायद अपने क्षेत्र में जाते नहीं हैं जी। विधायक जी जब आप अपने क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो ग्राम प्रधान हैं वो 200 मीटर की सड़क को जेसीबी से खुदवाकर और अपने सेक्रेटरी से फर्जी रोजगार प्रमाण पत्र बनवाकर दूसरे के अकाउंट में पैसे निकलवाते हैं, और उसमें 200 खुद रखते हैं, 200 उस कैंडिडेट को देते हैं। जो असली उस रोजगार का हकदार है उसे नहीं मिल पा रहा है, और आप बता रहे हैं कि आपकी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। नागेंद्र जी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, जवाब दे दीजिए। लोगों के पास अब विरोध करने के लिए कुछ बचा नहीं है झूठे आरोप लगाने के अलावा। पहली बात तो मैं इनको ये बता दूं, आपका मुख्यमंत्री केवल भाषण देने के लिए, धरना देने के लिए माना जाता है। हमारे योगी जी काम करने के लिए जाने जाते हैं। ये अंतर है योगी जी में और केजरीवाल जी में। और योगी जी की पहली 2 ही प्राथमिकताएं हैं, कानून व्यवस्था और 0 टॉलरेंस इन करप्शन। ये योगी जी की पहली प्राथमिकता है। अभी वो कह रहे थे कितने लोगों को बीआरएस दे दिया गया, गजराज सिंह जी कह रहे थे बीआरएस उन्हीं लोगों को दे दिया गया जिनकी की आदतें खराब बनी हुई थी पुराने जमाने से, और जो अपने में सुधार नहीं कर रहे थे उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार करने की योगी जी छूट नहीं दे सकते थे, इसलिए उनको बीआरएस दिया गया या उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। और ये सरकार के ऊपर उंगली नहीं। ठीक है गजराज जी आपकी बात हो गई। जरा अरे भाई बाकी लोगों को भी, सीपी सिंह साहब बड़े लंबे समय से बैठे, जवाब देना चाहूंगा विधायक जी का जल्दी से 20 सेकंड में जी। कोविड में ईमानदारी से काम नहीं किया होता तो 24 करोड़ का प्रदेश और दिल्ली की जनसंख्या की तुलना कर लीजिए, और बढ़ती हुई बीमारी में आपकी सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रही, कुछ करने में सक्षम नहीं हुई जब तक कि केंद्र सरकार ने उसमें यही आरोप दिल्ली की सरकार आप पर लगाती। ठीक है बीना जी जल्दी से अपना 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। सर मैं विधायक जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा जी। जिनको लफ्फड़बाजी करने में और भाषण देने में भारत रत्न मिलना चाहिए, उस पार्टी के प्रवक्ता माननीय विधायक जी आपके चैनल पे बैठकर ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ धरना प्रदर्शन और भाषण करने के लिए बने हुए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा अभी 1 हफ्ते पहले इनके मंत्री ने चैलेंज दिया था शिक्षा पर बहस करने के लिए, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के स्कूलों पर बहस करने के लिए। जब माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी लखनऊ आते हैं तो छुपने के लिए जगह नहीं मिलता इनको लखनऊ में, और खुली बहस की चुनौती को स्वीकार करते हैं।
फिर इनके मंत्री जी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। और जब उत्तर प्रदेश के इनके खंडहर स्कूल को देखने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी जाते हैं, ठीक है भाई, तो इनके आला कमान के अधिकारी रास्तों में भी रोक दिया जाता है। ये डर किस लिए विधायक जी, जरा आप मुझे बताने का काम करेंगे, डर किस बात का है? आप स्कूल अपना क्यों नहीं देखने जाते? आप चलिए दिल्ली, हम आपको, आप स्कूल का नाम नोट करिए, दिल्ली में हम आपको आपके मंत्री जी को स्कूल दिखाने का काम करूंगा। भाई मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रोजगार की बात कर रहा हूं। सीपी सिंह साहब के पास चलेंगे। डॉक्टर सीपी सिंह साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या अभी देश में और प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पूरी हो गई है, इंजीनियरों की कमी पूरी हो गई है, हमारे वैज्ञानिक पर्याप्त संख्या में है जो अच्छे अच्छे आविष्कार कर सके, या हम फिर से एक बार वो टर्नर फिटर और यही सब बनाने की कोशिश करेंगे? ये सही है कि अभी डॉक्टरों की कमी है और ये कमी जो है एक दिन में पूरी नहीं हो सकती है, समय लगेगा। संख्या बढ़ रही है, अस्पताल बढ़ रहे हैं और सरकार को और प्रयास करना चाहिए संख्या बढ़ाने की, अस्पतालों की संख्या, जिससे और डॉक्टर बनाया जा सके। और एक चीज और बता दें, जितनी जरूरत जो है वैज्ञानिकों की है उतनी ही जरूरत जो है टेक्निकल काम करने वालों की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उनके बगैर जो है, जो समय के साथ नहीं चलेगा, जो समय आ रहा है उसके साथ हमको चलना होगा। तो फ्यूचर में हमको ये प्लानिंग करनी होगी। एक चीज और हम बता दें, जितना भी एक तबका है वो सरकारी नौकरियों की तरफ धीरे धीरे रुझान उन लोगों का कम हो रहा है। ज्यादातर इंटेलिजेंट बच्चे जो है सब प्राइवेट की तरफ ही भाग रहे हैं। अरे सर, रेट लगातार बढ़ रहे हैं शादियों के। सीपी सिंह साहब, कोई भी माँ बाप अपनी लड़की की शादी करता है तो लड़के वाले से पूछता है कि सरकारी नौकरी है या नहीं। अगर सरकारी नौकरी होती है तभी शादी करता है। ये बात तब तो फिर वो भी देखता है कि सरकारी नौकरी ऐसी होनी चाहिए कि जो है जो कुछ और भी ऊपर से होता हो, है ना? तो वो जो है वो सेकेंडरी है, शादी लेकिन करना और नहीं, वो सेकेंडरी है, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए। जो है सबको काम मिले और काम जो है केवल सरकारी बात होगी जी, ये बात आपकी अच्छी है। रोजगार दो अलग अलग चीजें हैं। सभी पार्टियों के नेताओं का ये कहना है। तो ये जो है सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। ये है कि भर्ती प्रक्रियाएं जो है समय से हो, जो है टाइम बाउंड हो, हर साल निकल जाए, जैसा कि सीपी सिंह साहब एक चीज समझा दीजिए मुझे। जैसे अभी रेलवे में लाखों वैकेंसी खाली हैं और तमाम दूसरे विभागों में भी लाखों वैकेंसी खाली हैं, तो और इधर सरकार पर बोझ बढ़ रहा है सैलरी का, तो क्या करना चाहिए? क्या इन वैकेंसियों को खत्म कर देना चाहिए या अपने संसाधन बढ़ा करके रोजगार बढ़ाने चाहिए? संसाधन बढ़ा करके जहां तक हो सके जो काम कर रहे हैं उनको एकदम निकालेंगे तो एक तो हमको पैसा उनको देना ही पड़ेगा और वीआरएस से देते हैं, तो पहले तो प्रयास ये करना चाहिए कि संसाधन दे करके जो है कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, है ना? पहला प्रयास यही होना चाहिए। ठीक है जी, पहला प्रयास यही होना चाहिए। ठीक है, शशांक जी आप कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात रख लीजिए। जी प्रदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। सीपी सिंह साहब ने जो बात कही और अन्य वक्ताओं ने जिन्होंने कहा, आप बड़ा जो मूल बहस है आपकी रोजगार की, मैं केवल अपने को उतने पे सीमित रखूंगा कि रोजगार एक जरूरत है, विकास की पहली आवश्यकता है कि रोजगार मिले। अगर रोजगार जरूरी ना होता तो बेरोजगारी के आंकड़े के लिए श्रम मंत्रालय व्यवस्था ना करता कि बेरोजगार लोग अपना पंजीकरण कराएं। हम तो समाजवादी लोग बड़ा स्पष्ट रूप से मानते हैं कि रोजगार पाना एक संवैधानिक अधिकार है। सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रोजगार पाने के अधिकार की बात कर रहा हूं। और रोजगार अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप बेरोजगारी भत्ता दीजिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये यकीन है कि इतने ज्यादा रोजगार कर दिए हैं तो एक बार देखें कि बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। अगर अपने आप अगर रोजगार मिला हुआ लोगों को तो लोग आपके पास आवेदन नहीं। शशांक जी, जो प्राइवेट में लोगों को नौकरी मिल रही है, जो बैंकों से हजारों करोड़ का ऋण दे करके उनका उद्योग लगवाया जा रहा है, उसको कितने गिनती करेंगे आप? उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे यहीं पर एक सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी। तो सरकार तो यही कर रही है ना शशांक जी, ओडीओपी में 50 लाख लोगों को रोजगार दिलाया और बाकी जो चीजें हैं एमएसएमई में करोड़ लोगों को रोजगार दिलाया। जो मैं कह रहा हूं
एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई, उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की कौशल विकास योजना आई। हम लोग बार बार जो जाते हैं दौरों पे, तो मैंने एक ही सवाल हर जगह पूछ रहा हूँ कि जो आपने आंकड़ा दिया कि कौशल विकास से इतने लोग को रोजगार मिला, क्या कोई सरकार ने ऐसी व्यवस्था करी है कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद वो पता करे कि जो है उनको वो नौकरी में है भी कि नहीं है? लखनऊ में रोजगार मेला लगा था, यहीं पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगाया था, और ग्रेजुएट लोगों को 8-8 हजार रुपए की नौकरी, लखनऊ के बच्चे थे नौकरी मिल रही है, मिर्जापुर में 8 हजार रुपए की, तो मिर्जापुर लखनऊ का बच्चा 8 हजार रुपए। ठीक है सर, जवाब दिला देते हैं आपको। नागेंद्र सिंह जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जी नागेंद्र जी, जवाब दे दीजिए। एक ही बात, इन्होंने क्या किया? इनकी सरकार ने सिर्फ सभी परिवार को ही रोजगार दिया और पूरे प्रदेश को बेरोजगारी में और अराजकता में झोंकने का काम किया। ये बेरोजगारी की बात करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 3209 ऑपरेटर भर्ती किए हैं। वो कोई ऑपरेटर और नहीं थे, वो वही थे जिन्होंने ITI से प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उन सबको हमने नौकरी देने का काम किया। और एक बात और बता दें, पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑपरेटर के पद पर माननीय योगी जी ने नारी जगत को भी सम्मान देने के लिए उनकी नियुक्ति करने का काम किया है। और बेरोजगारी की भत्ते की जरूरत तब पड़ेगी जब सरकार की नीति सबके हित के लिए नहीं होगी। आत्मनिर्भर भारत निर्माण का संकल्प है माननीय मोदी जी का, और योगी जी उसको पूरा करने में पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। रोजगार भत्ता ये जो आंख फैलाने के लिए आप नौजवान को कहते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रदेश में हर नौजवान को इस स्तर पर ले जाया जाएगा कि वो 2-4 को रोजगार दे सके। ठीक है, ठीक है गजराज जी, रोजगार भत्ता नहीं, रोजगार दिया जाएगा, और इसीलिए कह रहे हैं रोजगार अपार है। नागेंद्र सिंह जी, जी गजराज जी, भाजपा की करनी कथनी में अंतर है। नरेंद्र जी फिर नाराज हो जाएंगे। नहीं, हम नहीं नाराज होंगे भाई साहब, नहीं नाराज होंगे। ये आप अपने राहुल गांधी जी का 15 का भाषण और आज का सपोर्ट देख लीजिए, किसान के ऊपर क्या है, कथनी करनी चीजें पता चल जाएगी। अरे गजराज जी, लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी क्या बोले थे 2015 में, उसका वीडियो सुन लीजिए, और आज किसान की नीतियों पर क्या बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। ये कथनी और करनी में अंतर आपके नेताओं में है, यहाँ नहीं है। डीजल के दाम आपने बढ़ाए, पेट्रोल के दाम आपने बढ़ाए, किसान को बर्बाद कर दिया। भाई यहाँ पर महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है, और जनता ने उनका जी महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही, बात रोजगार पर हो रही है। यहाँ पर समय भी समाप्त हो चला है। आज आप 40 रुपए में लेकर के नहीं दे पा रहे हैं बिल्कुल भी। अगर ये सारे वादे सही होते ना, तो जनता ने अभी तो आप सबको जवाब दिया है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे बिहार हो, हर जगह देख लीजिए आपकी स्थिति क्या है। और आप आइए अभी, गजराज जी आप भी शांत हो जाइए, गजराज जी आप भी शांत हो जाइए, आ रहा हूं आपके पास में। विनय पटेल जी, आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा, क्या होगा? रोजगार, प्राइवेट रोजगार भी, क्या आप प्राइवेट को भी रोजगार मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, प्राइवेट को बिल्कुल रोजगार माना जाता है, लेकिन 3 सालों में सरकार ने जो किया है, देखा जाए तो नौजवानों, युवाओं और छात्रों के साथ धोखा करने का काम किया है। अभी भी सरकार के पास 1 साल का समय है जी। सरकार जो वैकेंसियां अभी निलंबित पड़ी हुई हैं, हाँ। उन वैकेंसियों को पूरा करे, और जब नौजवान सड़कों पर उतरते हैं, अगर वो अपनी मांग मांगते हैं तो उसको माना जाए, उनको माँ बहन की गालियां ना दी जाए, लाठियां ना मारी जाए। ठीक है, शशांक जी फाइनल कमेंट आपका, 20 सेकेंड। सरकार की नीतियां युवाओं में विश्वास नहीं प्राप्त कर रही हैं, और इसी की वजह से बनारस का युवा, इलाहाबाद का युवा जो नॉलेज सेंटर है, वहां पर भाजपा के प्रत्याशी स्नातक चुनाव में आ रहे हैं। ये नौजवानों की आवाज है कि हम जीते भी हैं सर, पहली बार ही जीते, 7 प्रत्याशी जीते भी हैं सर, पहली बार ही जीते हैं शिक्षक प्रत्याशी जी। गजराज जी फाइनल कमेंट आपका, आखिर योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पूरा करके, चाहे ITI है,
तो गरीब लोगों को रोजगार उन सबसे मिलेगा, लेकिन वो ओरिजिनल धरातल पर हुआ है जो कौशल योजना है खाली कागजों में ना दब जाए। जो आप ट्रेनिंग देकर तैयार कर रहे हैं वो बहुत जल्दी से उनको कहीं ना कहीं कारोबार दिए जाए, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बेरोजगारी आपकी जरूर दूर होगी। समय हो गया नागेंद्र सिंह जी आपका फाइनल। ठीक है सर, समय हो गया। नागेंद्र सिंह जी आपका फाइनल कमेंट। इसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और माननीय योगी जी उसमें पूरी तरीके से लगे हुए हैं। आप यकीन मानिए हर नौजवान को रोजगार मिलेगा और उसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और इस देश का युवा और किसान जब आत्मनिर्भर होगा तभी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। ये विरोधियों की किसी साजिश का कोई काम होने वाला नहीं है। इनको हर चुनाव में मौकी खानी पड़ी है, लेकिन इन्हें विरोध तो करना ही है क्योंकि मीडिया में रहने के लिए। ठीक है सर। सीपी सिंह साहब, ठीक सिंह साहब आपका फाइनल कमेंट। ये आखिर ये समस्या का समाधान कैसे होगा? जो है ये प्रयास करने चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को इम्प्लॉयबल बनाना चाहिए। और जैसा कि जो शुरुआत में शशांक जी ने कहा था कि जैसा कि वो चाइना में हो रहा है, इस तरीके से भी कुछ सेंटर्स बनाने चाहिए। हम मतलब एक जिले में प्रैक्टिकल करें, सफल होते हैं तो आगे जाएं कि ऐसी कुछ एजुकेशन सिस्टम हो जिससे अधिक से अधिक जो है पढ़ने के साथ साथ जो है कुछ हम रोजगार भी कर सके। और अन्यथा कोई सरकार जो है कहिए कि पूरे देश को रोजगार दे दी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अब ये नहीं कह रहे कि ये किसी भी पार्टी की सरकार जो है पूरे देश को जो है रोजगार नहीं दे पाएगी। बहुत शुक्रिया। पूरे देश को जो है रोजगार नहीं दे पाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को रोजगार मुहैया हो। डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, वैज्ञानिक भी बने, तो हमारे टेक्निकल भी लोग हों जिससे कि वो असिस्ट भी कर सकें, मदद भी कर सकें। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को बहुत ढंग से बनाना पड़ेगा। और चाइना की तरह, दूसरे देशों की तरह जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, उस जनसंख्या को प्रोविडेंट के रूप में डिविडेंड के रूप में मान करके उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो हमारे लिए लाभकारी हो, ना कि नुकसानदेह हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।